हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। और दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आज फिर से डिस्कशन करेंगे अगस्त 2023 जो कि मंथली मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल की क्लास में इन्वायरमेंट के टॉपिक को कवर किया था। और आज हम इन्वायरमेंट के जो शॉर्ट टॉपिक होते हैं ना न्यूज़ में, जो अक्सर प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस आरओ में पूछ लिए जाते हैं, या यूपीएससी में भी कभी कभी उन शब्दों को रख के प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आज हम उसकी क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आप लोग बहुत सारे क्वेरीज पूछते रहते हैं दोस्तों कि सर विजन आईएएस की मंथली मैगजीन के हम नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी मैंने एक पूरी स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से उस पर विजिट करके आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों को मिलाते हुए विजन आईएएस के नोट्स कैसे बनाएं, इसके लिए एक जानकारी ले सकते हैं और अपने मंथली मैगजीन के नोट्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के शॉर्ट टॉपिक। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें शहरी नदी प्रबंधन योजना। क्या रहेगा दोस्तों? शहरी नदी प्रबंधन योजना के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो शहर में जो नदियां बहती हैं दोस्तों, कई सारे शहरों से नदियां होकर बहती हैं, जैसे लखनऊ से गोमती होकर बहती है, या फिर बनारस से गंगा होकर बहती है, पटना में गंगा बहती है, कानपुर में गंगा बहती है, इलाहाबाद शहर के बीच में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो शहरों में बहती हैं, तो उनका प्रबंधन करने के लिए योजना तैयार की जा रही, ताकि शहरों में इन नदियों से होने वाली समस्या, जो बाढ़ जैसी समस्या है, इन सभी पर फोकस किया जा सके। तो मुद्दा आपको समझ में आ गया। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर गठित समिति ने 60 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करने की मंजूरी दे दी है। तो अभी टोटल जो है कि 60 शहरों को चयनित किया गया है, और वो कौन कौन से राज्य होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो परियोजना है नमामि गंगे के तहत नदी शहर गठबंधन का एक हिस्सा है, यानी कि रिवर और सिटी अलायंस, जिसे हम कहते हैं रिवर सिटी अलायंस, आरसीए का एक हिस्सा है। और आरसीए की शुरुआत 2021 में ऑलरेडी कर दी गई थी, जो कि जल शक्ति मंत्रालय और आवासन शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में इसको शुरू किया गया था आरसीए को। तो ये जो नमामि गंगे के तहत ये योजना चलाई जा रही है, ये आरसीए के हिस्से के रूप में चलाई जा रही है, जिसमें क्या होगा, नदी तटीय स्थित शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा और नदी केंद्रित सतत विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अर्थात कि जो नदी के किनारे बसे हुए जो प्रमुख प्रमुख शहर हैं, उनको आपस में जोड़ा जाएगा। चाहे उसके लिए हम नदी जलमार्ग का प्रयोग करें, या फिर स्थल खंड के जो रोड होती हैं, हाईवे होते हैं, उनका निर्माण करें। अब जैसे बनारस की मैं बात करूं, तो बनारस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में आप देखोगे तो गाजीपुर है, चंदौली है, बलिया है, और मिर्जापुर है। इन सब शहरों को आपस में जोड़ने का काम किया जा सकेगा। इसी तरीके से कानपुर के आसपास कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, इन सभी को शहरों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी तरीके से साथ ही साथ नदी को ध्यान में रखते हुए हम सतत विकास करेंगे कि नदी का क्षरण भी ना हो, नदी को पॉल्यूशन भी ना किया जाए, नदी को संधारण भी किया जाए, और नदी से हम अपनी आजीविका को भी बढ़ावा दे सकें। और इस परियोजना को 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 25 शहरों को कवर किया जाएगा। ध्यान देना, पहले चरण में 25 शहर, तो बचे हुए जो 35 शहर हैं वो दूसरे चरण में कवर किए जाएंगे, क्योंकि हमने टोटल 60 शहरों की बात की, लेकिन उसमें भी जो पहले चरण में जो 25 शहर होंगे, उसकी अगर हम बात करें, वो जो 25 शहर हैं वो स्पेशली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से आप देखोगे कि उनको चयनित किया गया 25 शहरों को। और जबकि टोटल कितने शहर हो जाएंगे? 60 शहर होंगे, जिसमें से 25 शहरों को कवर किया जा रहा है। तो इन 5 शहरों से, मतलब इन 5 राज्यों से हम 25 शहर को कवर कर रहे हैं। तो ये बात समझ में। अब बात आती है कि भाई नदी प्रबंधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? अच्छा, ये ध्यान देना कि इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, मतलब वर्ल्ड बैंक इसके लिए पैसा देगा। शहरी नदी प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बाढ़कृत मैदान में होने वाली गतिविधियों का प्रभावी विनियमन सुनिश्चित किया जा सकेगा। क्योंकि जैसे पटना वगैरह को आप देखोगे, जो कोसी नदी से प्रभावित हो जाता है, कभी कभी इलाहाबाद में जो है कि गंगा नदी और यमुना नदी के मिलन से बहुत अधिक पानी हो जाने से बाढ़ आ जाती है, बनारस में समस्या हो जाती है, अक्सर कानपुर में बाढ़ की समस्या देखी जाती है। ऐसे और भी, इवन कि दिल्ली में आप देखो यमुना नदी से बाढ़ आ जाती है, अभी आई थी पिछले साल ही, तो इसी साल आई थी। तो इस वजह से आप देखोगे यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, तो उनको रेगुलेट किया जा सके।
वहीं बाढ़ के साथ साथ जो घरेलू अपशिष्ट वाटर होता है, इनके जल प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण अपरदन को हम रोक सकेंगे। जो जल प्रदूषण रोक सकेंगे, वन की कटाई है उनको भी हम रोक सकेंगे। और नदी विनियमन और नदी तटीय क्षेत्र को भी यहाँ पर परिभाषित कर दिया जाएगा कि किन क्षेत्रों को हम नदी तटीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हैं। धार्मिक प्रथाएं जैसे सामूहिक स्नान, मूर्ति विसर्जन, दाह संस्कार इत्यादि को भी रेगुलेट किया जा सकेगा कि किसी घाट पर अगर मना किया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो वहाँ पे छठ की पूजा ना की जाए, वहाँ पे कोई मूर्ति विसर्जन ना किया जाए गणेश चतुर्थी का या नवरात्र का। तो सरकार के द्वारा नदी के किनारे किनारे कुछ प्रमुख शहरों के अंतर्गत कुछ जगहों पे केवल घाट बनाए जाएंगे जहां पर ये सारे काम होने चाहिए। ये नहीं कि पूरे शहर में नदी बह रही है और पूरे शहर के अंदर हर घाट पे जो है कि ये गतिविधि चल रही है, तो उस पूरे शहर में वो क्षेत्र जो नदी का होगा वो गंदा ही गंदा रहेगा। तो इसको भी रेगुलेट किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके द्वारा किए गए उपाय जो होंगे, जैसे नदी संवेदनशील व्यवहार विकसित करना, मतलब नदियों के प्रति हमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि नदी जो हमें पानी प्रदान करती है, जल प्रदान करती हैं, ये बहुत सेंसिटिव है। अगर इनके साथ छेड़खानी की गई तो ये विलुप्त होने के कगार पे आ सकती हैं। पर्यावरण अनुकूलन रिवर फ्रंट परियोजनाओं का विकास करेंगे। जितने भी रिवर फ्रंट बनाए जाते हैं उनको पर्यावरण को ध्यान में रखा जाएगा। वहीं शहरों में जल स्रोतों और आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करने पर भी फोकस किया जाएगा। जो वेटलैंड होते हैं, जो दलदली क्षेत्र होते हैं, बाढ़ आने की वजह से जो नए नए दलदली क्षेत्र बनते हैं उनको भी पुनर्जीवित किया जाएगा और जल स्रोतों को भी। नदी में अच्छी गुणवत्ता वाले जल का प्रवाह भी सुनिश्चित किया जाएगा और नदियों की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाया जा सकेगा। नदियों की आर्थिक क्षमता का भी हम लाभ उठा सकेंगे, जैसे मत्स्य पालन कर सकेंगे, नौकायन कर सकेंगे, पर्यटन कर सकेंगे। तो इसकी वजह से हम आर्थिक क्षमता का भी लाभ उठा सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी यहाँ पर जानकारी आपको बता दूं, जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा है और इसे 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के स्थान पर स्थापित किया गया। मुख्य स्तंभ के रूप में सीवरेज का उपचार करेंगे, नदी तट विकास, ये सभी चीजें शामिल हैं। और इसके 2 स्तरीय प्रबंधन संरचना, एक तो शासी परिषद और कार्यकारी समिति। उद्देश्य की बात करेंगे अगर हम, तो गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, कायाकल्प सुनिश्चित करना। वहीं गंगा नदी में पारिस्थितिकी प्रवाह की आवश्यक मात्रा को भी बनाए रखा जाए कि जितना हमें एक रेगुलर जल प्राप्त होता है उतना बना रहना चाहिए प्रवाह। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें यहाँ पे समझी। अब अगले टॉपिक को अगर हम देखें तो एक छोटा सा है फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। इट मीन केंद्रीय जल आयोग के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है क्या, फ्लड वॉच। ठीक है, फ्लड वॉच। इससे क्या होगा, देश में रियल टाइम में बाढ़ की स्थिति और जनता को बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान किया जा सकेगा। अब मान लो कोई दिल्ली का व्यक्ति है जिसे बिहार जाना है घूमने और बिहार में इस समय कोसी नदी में बाढ़ आई हुई है, तो वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकेगा कि बिहार के किन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, किन जिलों में बाढ़ आई है। या फिर कोई कामगार आदमी है, श्रमिक है, जो दिल्ली आना चाहता है और उसे पता होना चाहिए कि दिल्ली में इस समय बाढ़ की स्थिति क्या है। हालांकि न्यूज़ चैनल से हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन एप्लीकेशन से वो रियल टाइम में वो पता कर सकेगा कि हाँ यहाँ पर बाढ़ की स्थिति क्या है, पानी कम हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। वहीं यह एप्लीकेशन राज्यवार बेसिनवार बाढ़ के पूर्वानुमान की सूचना प्रदान करेगी। राज्यवार का मतलब प्रत्येक राज्य का वहाँ पे आंकड़ा होगा कि किस राज्य के अंतर्गत किस जिले में बाढ़ की स्थिति क्या है। जैसे यूपी में बाढ़ अगर आई है तो यूपी के किन जिलों में बाढ़ आ रखी है, बिहार में कहाँ है, पंजाब में कहाँ है, कर्नाटक में कहाँ है। तो ये राज्यवार एक लिस्ट मिलेगी जिससे अगर कोई व्यक्ति बंबई जैसे शहरों में घूमने जाना चाहता है तो वो इस एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर सकेगा बारिश के मौसम में कि बाढ़ की स्थिति क्या है। और ये जो जानकारी कलेक्ट करेगा वो उपग्रह डेटा विश्लेषण होगा, यहाँ पे मॉडलिंग होगी गणित प्रतिरूप की, और रियल टाइम निगरानी जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन का ये यूज़ है। और अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, पारे पर मिनीमाता अभिशमन। तो कन्वेंशन हम देखेंगे, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, जो कि जेनेवा में वर्ष 2013 में अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये अभिशमन जेनेवा में 2013 में अपनाया गया था, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ध्यान देना, जो बाध्यकारी संधियां होती हैं वो पहले तो दुनिया में बहुत कम ही है, मुश्किल से गिनी चुनी 5-6 हैं। तो उनकी आपको एक अलग लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि गैर बाध्यकारी है या फिर ये बाध्यकारी है। तो मिनीमाता जो अभिशमन है कन्वेंशन पारे पर, यह बाध्यकारी है।
जापानी शहर एक मिनीमाता के नाम पर इसको रखा गया था। 1950 के दशक में मिनीमाता रोग का ये केंद्र बन गया था जापान का ये शहर। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ये रोग देखने को मिले और इससे सबसे प्रमुख रूप से तंत्रिका संबंधी बीमारी होती है, यानी हमारी जो नर्व सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, वो पूरा कोलैप्स करता है। यह संधि 2017 में लागू की गई, हालांकि 2013 में अपनाया गया था, लेकिन 4 साल बाद इसे लागू किया गया और 144 पक्षकार, 128 हस्ताक्षरकर्ता भी इसमें वर्तमान में शामिल है, जिसमें हमारे भारत भी शामिल है, जिसने 2014 पर इस पर हस्ताक्षर किए और 2018 में इसको रेटिफाई किया, यानी अब इसकी अभिपुष्टि कर दी कि हम इसकी पूरी तरीके से इसकी जो कॉन्सेप्ट है या जो उद्देश्य है उनको फॉलो करेंगे। फिर हम देखते हैं मिनीमाता अभिसमय अपने पक्षकारों देशों से निम्नलिखित मांगे करता है। मतलब मिनीमाता अभिसमय में जितने भी देश जुड़े हुए हैं उनसे क्या कहा जा रहा है, मतलब क्या उनके उद्देश्य होने चाहिए, क्या उनके लक्ष्य होने चाहिए। तो पहला कि सोने की खदानों में पारे का इस्तेमाल कम किया जाए और संभव हो सके कि इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दो। ये सभी सदस्य देशों की जिम्मेदारी है। वहीं पारे के वायु में उत्सर्जन को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। बैटरी, स्विच, लाइट, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, दंत मिश्रण, इन जैसे उत्पादों में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सके। ये सभी डिमांड किससे की जा रही है? मिनीमाता अभिसमय के संबंधित जितने भी पक्षकार देश हैं उन सभी के लिए ये कहा गया है। और पारे की आपूर्ति और व्यापार में मौजूद समस्याओं को दूर करते हुए इनका भंडारण, निपटान सुनिश्चित किया जाए और दूषित पारा स्थलों की समस्या का समाधान किया जा सके। वहीं पारा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक प्रमुख तत्व है जो वायु, जल और मृदा, यानी आप देखोगे कि हमारे पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। तो पारा एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो हमें तीनों लेवल पर देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम, साथ ही साथ जो है कि थायराइड, लीवर, फेफड़े, प्रतिरक्षा प्रणाली, आंखें, मसूड़े, त्वचा पर विषाक्त रूप से प्रभाव डालता है। WHO ने इसको शीर्ष 10 खतरनाक रसायनों के अंतर्गत माना है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। और अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका प्लास्टिक ओवरडे शूट रिपोर्ट। अब पहली बात आती है कि सर प्लास्टिक ओवरडे शूट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि भारत ने 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डेज की 157 दिनों में से 16.7 दिनों का योगदान किया है। यानी पूरी दुनिया में अगर प्लास्टिक ओवरशूट डे 157 दिन तक हुए तो उसमें से लगभग 16.5 दिनों का योगदान तो भारत ने किया है, जो कि बहुत एक चिंता का विषय है। आप कहेंगे सर ये होता क्या है, तो समझ लेते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी पूछ देगा कि प्लास्टिक ओवरडे शूट से आप क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। समझिएगा, यह उस दिन को व्यक्त करता है जब उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मौजूद अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता से अधिक हो जाती है। तो सामान्य भाषा में कहें कि मान लीजिए आपने 100 यूनिट आपने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोडक्शन किया, यानी कि आपने उसे कचरे के रूप में तैयार किया, और लेकिन इसका जो प्रभावी ढंग से रिसाइकल किया जा रहा था, प्रबंधन किया जा रहा था, वो केवल किया गया कितना, वो किया गया 45। तो 45 यूनिट तो हमने रिसाइकिल कर ली, उसको मैनेज कर लिया, लेकिन 55 यूनिट अभी बच गई। तो देखा जाए तो जो अपशिष्ट की मात्रा है 100, वो ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, प्रबंधित करने की अपेक्षा। तो जिस दिन, यानी कहा जा रहा है कि जिस दिन प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाए और उस दिन अगर प्रबंधन करने की मात्रा कम हो जाए तो उसे ही प्लास्टिक ओवरडे शूट कहा जाता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं, यह कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक पर आधारित होता है और यह कुल अपशिष्ट, मतलब कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुल अपशिष्ट के अनुपात पर है कि जितना अपशिष्ट है उसमें कितना जो है कि हमने गलत तरीके से मैनेज किया, ये दिक्कत है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्लास्टिक ओवरशूट डे। अब भारत के संदर्भ में इसके निष्कर्ष ये निकाले गए कि भारत अपशिष्ट स्पंज का हिस्सा बन गया है। मतलब 100 में से आपने केवल 45 का यूज किया, रिसाइकिल किया, लेकिन 55 अभी भी बचा है। फिर अगले 100 की तरफ चलोगे तो फिर हो सकता है 40 किया आपने यूनिट तक, और फिर अभी आपके 60 बच गए। तो 60 और 55 मिलके कितने हो गए, लगभग 115 हो गए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अपशिष्ट के रूप में ये इकट्ठा होता जा रहा है, एक स्पंज के रूप में तैयार हो रहा है, जहां प्लास्टिक की खपत तो कम है लेकिन प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण उच्च स्तर पे जा रहा है। भारत में 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। तो हालांकि गांव में, छोटे छोटे शहरों में अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज किया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े मेट्रो शहरों में आप देखोगे, बड़े बड़े शहरों में देखोगे, कैपिटल में देखोगे, राजधानी में, तो वहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक को तो बैन कर दिया गया है सख्ती से, लेकिन फिर भी
अब वहाँ पे प्लास्टिक की खपत कम है, लेकिन उससे होने वाला प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है। तो इसे ही अपशिष्ट स्पंज कहते हैं। प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 5.3 किलोग्राम है, जो कि यह खपत दुनिया में सबसे कम है भारत में। इसके बावजूद भी भारत स्पंज के रूप में बन रहा है। MWI में भारत चौथे स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे कुल अपशिष्ट मान लीजिए 98.5% का कुप्रबंधन अर्थात निस्तारण नहीं हो पाता है भारत में। तो केवल निस्तारण हो कितने का रहा है? 1.5% का ही तो निस्तारण हो रहा है। 98% का निस्तारण हम कर ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इन कचरे को, इन अपशिष्ट को क्या कर रहे हैं? सैनिटरी लैंडफिल्स यानी कि भूमि में गड्ढा खोद के इसमें डाल दे रहे हैं, या फिर डंप कर दे रहे हैं। और आपको पता है कि प्लास्टिक का कभी भी अपघटन नहीं हो सकता। इसको फैक्ट्री में, कंपनी में, प्लांट में रिसाइकल तो किया जा सकता है, लेकिन इसको जमीन के अंदर गड्ढा खोद के अगर हम डंप भी कर दें तो भी ये करोड़ों साल तक उसी अवस्था में रहेगी, क्योंकि प्लास्टिक बहुत खतरनाक चीज़ है और ये कभी भी अपघटित नहीं होती है, मिट्टी के साथ घुलती नहीं है, मिट्टी में वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। लगभग 3,30,764 टन माइक्रो प्लास्टिक को जल प्रणालियों में छोड़ दिया जाता है, समुद्र में, नदियों में छोड़ दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या करता है जलीय जीवों के लिए। प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 1.33% भाग आयात के माध्यम से आता है, जबकि भारत अपने कुल अपशिष्ट का 0.8% ही केवल निर्यात कर पाता है। तो निर्यात भी हम कम कर रहे हैं, ये नहीं कि निर्यात ज़्यादा कर सकें। वहीं भारत द्वारा की गई पहलें, जैसे अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना है, मतलब 3 लेवल तक हम रेटिंग देंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा कि इंदौर को जो रेटिंग मिली है भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में, उसे 7 स्टार की रेटिंग मिली है, और ये एकमात्र ऐसा शहर है पूरे भारत में। बाकी सभी सिटी जो छोटे छोटे अच्छा परफॉर्म किए उनको 5 स्टार रेटिंग मिली, लेकिन 7 स्टार की रेटिंग एकमात्र इंदौर को मिली। तो ऐसा प्रयास चलाया जा रहा है कि 1000 शहरों को हम 3 स्टार रेटिंग तक ला सकें, यानी इतने स्तर पे हम अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकें। और मिशन लाइफ चलाया जा रहा है, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। वहीं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है 1 जुलाई 2022 से, ठीक है, तो इसको भी प्रभावी रूप से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसी तरीके से एक होता है अर्थ ओवरशूट डे, तो इसको समझ लेते हैं। अर्थ ओवरशूट डे क्या है? 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था इस वर्ष। ये फिक्स नहीं होता है दोस्तों कि 2 ही अगस्त को हर साल होगा, ये परिवर्तित होता रहता है। इसका भी मतलब वही है कि जैसे किसी वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं की मनुष्यों द्वारा मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनर्उत्पादित किए जा सकने योग्य पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं से अधिक होती है। इट मीन्स कि क्या है कि डिमांड जो कर रहे हैं लोग, मनुष्य जो डिमांड कर रहे हैं पारिस्थितिकी संसाधनों की, सेवाओं की, वो ज़्यादा है, जबकि पृथ्वी के द्वारा इन सभी चीज़ों की सप्लाई कम की जा रही है। तो ऐसा 2 अगस्त को हुआ कि मनुष्यों के द्वारा इतनी अधिक डिमांड कर दी गई कि पृथ्वी के द्वारा उस चीज़ का सप्लाई नहीं किया जा सका, आपूर्ति नहीं की जा सकी, उतनी अधिक मात्रा में डिमांड की। तो इसलिए अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। हालांकि 1971 से प्रत्येक वर्ष ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा इसका मापन किया जाता है, और इसमें आप देखोगे कि ग्रह की जैव क्षमता, अर्थात कि पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिकी संसाधनों की इसमें मात्रा देखी जाती है, और मानव के द्वारा कितनी मांग की जा रही है, यानी कि कितनी डिमांड की जा रही है, ये बढ़ रही है कि घट रही है, और सप्लाई कितनी घट रही है, बढ़ रही है पृथ्वी के द्वारा जो की जा रही है। इसी आधार पर हम अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। तो इस वर्ष 2023 में 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपको अगर पढ़ना हो तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर रखी है। जैसे ही मंथली मैगजीन आती है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ, और फिर बाद में जब टॉपिक सभी खत्म हो जाते हैं तो जो अंडरलाइन की हुई मैगजीन होती है वो भी मैं पोस्ट कर देता हूँ चैनल पर। अब यहाँ पर आप अगला टॉपिक देखेंगे, लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति। और ये लाल चंदन क्या होता है? आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, पुष्पा मूवी, या पहले के समय में जो ओरिजिनली वीरप्पन जो थे वो लाल चंदन का तस्करी करते थे। पूरे दुनिया में आपको मैं बता दूं कि केवल और केवल भारत के अंतर्गत ही पूर्वी क्षेत्र, जिसमें तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है, यहीं पर केवल लाल चंदन की खेती देखने को मिलती है, या लाल चंदन के वृक्ष देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में। पुष्पा मूवी में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसके निर्यात से संबंधित नीति बनाई गई है नई, और वो नीति क्या कहती है? विदेश व्यापार महानिदेशालय ने
निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति में संशोधन किया है। अब ये निजी कृषि भूमि का मतलब क्या है, जो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं जो अपनी निजी भूमि पर जो है कि खेती कर रहे हैं या कोई कंपनी निजी भूमि पर खेती कर रही है, तो वहां से जो लाल चंदन की लकड़ी मिल रही है तो उसका निर्यात संबंधी पॉलिसी में संशोधन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये विदेश व्यापार विकास विनियमन अधिनियम 1992 और विदेश व्यापार नीति 2023 द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत यह संशोधन जारी किया गया है। हालिया संशोधन ने बताया कि तमिलनाडु के लिए कृत्रिम रूप से प्रचलित लाल चंदन हेतु वार्षिक निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है कि आप कितना अधिक मात्रा में या कितने कम मात्रा में केवल निर्यात कर सकते हो तमिलनाडु से। साथ ही वन्य लाल चंदन, जो जंगली लाल चंदन है, इसके शून्य निर्यात कोटे को अधिसूचित किया गया कि जो जंगल में लाल चंदन के पेड़ देखने को मिलते हैं जिसपे किसी का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार होता है, क्योंकि जंगल आपके 7वीं अनुसूची में आता है जिसमें राज्य वगैरह के अंतर्गत आता है, तो इसमें किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए जो जंगल में लाल चंदन देखने को मिलते हैं उसका निर्यात तो आपको 0 कर देना है। और जो बागानों में उगाए जाते हैं यानी कि जो निजी भूमि पर उगाए जाते हैं, ये जो लाल चंदन है इसको भी हम लोग अलग तरीके से डील करेंगे निर्यात के लिए। विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का आयात तो प्रतिबंधित है ही है, यानी आप कहीं से मंगा भी नहीं सकते, और निर्यात भी निषिद्ध है। मंगाओगे कहाँ से जब भारत के बाहर कहीं होता ही नहीं है। एक ही स्थिति कि आप भारत से पहले खरीद लिए और फिर उसे वापस भारत में बेच दिए, तब तो आयात हो सकता है। तो आयात और निर्यात दोनों ही प्रतिबंधित है। डीजीएफटी ने 2019 में लट्ठे या जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात की अनुमति देने के लिए निर्यात नीति में संशोधन किया, और यह लाल चंदन विशेष रूप से निजी कृषि भूमि से प्राप्त किया गया हो। बात करते हैं लाल चंदन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पे कि लाल चंदन के बारे में अगर देखें तो ये पूर्वी घाट में विशेष प्रकार की जंगलों की स्थानिक प्रजाति है जो बहुत धीमी गति से बढ़ता है। लगभग 25 से 40 वर्षों के बाद ही अपनी परिपक्वता की स्थिति में आता है, यानी पूरा पेड़ तैयार होके 25 से 40 वर्ष लगते हैं, फिर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये अग्निरोधी और सूखा प्रतिरोधी है, यानी इस पे ना तो कोई सूखे का असर पड़ता है कि अगर उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो भी ये पेड़ मुरझाएगा नहीं, और अगर आग भी लग जाए तो भी ये पेड़ जलेगा नहीं, सूखेगा नहीं, फिर बाद में जो है कि हरा हो जाएगा। और येरा चंदनम या रक्त चंदनम के नाम से भी इसको जाना जाता है स्थानीय स्तर पे। तो चाहे लाल चंदन कहते हैं, चाहे लाल का रंग क्या होता है, रक्त होता है खून की तरह, तो उस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसके चिकित्सीय गुण में देखेंगे तो पूरे एशिया, विशेष रूप से चीन में इसकी अधिक मांग है, क्योंकि वहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन, औषधि उत्पादों, फर्नीचर वगैरह में प्रयोग किया जाता है। संरक्षण की स्थिति देखेंगे तो IUCN की लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड के रूप में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 4 के अंतर्गत लिस्टेड किया गया है, और जो साइट्स हैं, साइट्स के अंतर्गत इसको परिशिष्ट सेकंड में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये तीनों ही आपसे प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ लेगा कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रक्त चंदन या लाल चंदन को किस लिस्ट में रखा गया। तो अनुसूची 4 में, IUCN में एंडेंजर्ड है, साइट्स में परिशिष्ट सेकंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे लाल चंदन के बारे में आपने समझा। और अब हम देखेंगे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व DKTR की स्थापना को अंतिम मंजूरी दे दी है। और जैसे ये टाइगर रिजर्व बना तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व हुआ और राजस्थान के 5वां हुआ, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विषधारी, ये 4 तो टाइगर रिजर्व थे ही थे, लेकिन अब एक नया बन गया है यहाँ पर DKTR, यानी कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर बन गया है। तो राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार अधिसूचित करती है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा का प्रयोग करके। बात करेंगे कि टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो एक होता है कोर या क्रिटिकल बाघ पर्यावास, जहां राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त होता है जिसे, और एक होता है बफर या परिधि क्षेत्र, जहां पर्यावास संरक्षण निम्न स्तर का होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय समुदायों के द्वारा कुछ खेती किसानी का भी काम किया जाता है, साथ ही साथ लकड़ी वगैरह बटोरने का काम भी यहाँ पर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर संरक्षण जो है कि कुछ निम्न स्तर का होता है। अब बाघ संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले क्या क्या है, जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जो कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक योजना है। वहीं ट्रैफिक भारत की अवैध शिकार रोधी प्रयासों में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है ट्रैफिक। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी का भी लाभ उठा रही है सरकार, जिसके अंतर्गत एम स्ट्रिप्स, ये अक्सर सुनते होंगे आप, एग्जाम में भी आ जाता है कि एम स्ट्रिप्स किससे संबंधित है, तो ये बाघों की निगरानी के लिए एक एंड्रॉयड ऐप होता है।
फिर एक होता है बाघ संरक्षण के ई बर्ड टेक्नोलॉजी की परियोजना भी इसमें शामिल की गई है। और संरक्षण अनुवंशिकी यानी कि कंजर्वेशन जेनेटिक्स, कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघ की मौजूदगी का पता लगाया जाता है कि क्या वहां पर बाघ हैं भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के राष्ट्रीय प्राधिकरण, जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसके प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और यह भी अभ्यारण्य राजस्थान में है, लेकिन अभी इस पे पूरी अंतिम मुहर नहीं लगी है, इसीलिए अभी हम केवल 54 ही टाइगर रिजर्व को देख पा रहे हैं, जिसमें राजस्थान में केवल 5वां ही अभी बन रहा है, DKRT। अगर ये भी शुरू हो जाएगा कुंभलगढ़ तो हो जाएगा आपका 6। अब जरा यहाँ पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड ध्यान दीजिएगा कि प्रीलिम्स में NTCA के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। 2006 में इसमें संशोधन किया गया। मंत्रालय की बात करेंगे तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है ये, और इसके प्रभारी मंत्री भी रहते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में। इसके कार्य की बात करेंगे तो पूरे भारत के स्तर पर बाघों की गणना करना, उनके संचालन के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, और पर्यटन गतिविधि के लिए आदर्श मानक तय करना, और मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए उपाय करना। जो अक्सर संघर्ष होते हैं ना मानव और जंगली जानवरों के बीच में, तो उस संघर्ष को भी रोकना इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अब हम देखते हैं इसके बाद भारत में पक्षियों की स्थिति पर रिपोर्ट क्या आई है। रिपोर्ट इसको पढ़ लेते हैं। तो आप जरा देखेंगे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि इंडियन वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट, मतलब कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के पक्षियों की स्थिति पर 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। तो किसने किसने जारी की है दोस्तों? ZSI और WII, इनके संयुक्त प्रयास से यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पक्षी प्रजातियों के वितरण क्षेत्र की कहाँ पे पक्षी कौन कौन से मिलते हैं, उनकी आबादी के रुझान और उनकी संरक्षण की स्थिति का एक आवधिक मूल्यांकन यानी एक निश्चित समय पर मूल्यांकन किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि मोनोकल्चर बागवानी, शहरीकरण, आधारभूत संरचनाओं का विकास, जलवायु परिवर्तन आदि इन कारणों से पक्षी की प्रजातियों की संख्या कम हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन को आपको बचाना है, शहरीकरण की समस्याओं को मत बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी यानी हम और आप लोग मिलकर भी शहरीकरण की समस्या को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसका समाधान करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी भी है। तो शहरीकरण की जब हम समस्या कम करेंगे खुद से, तभी जो है कि जलवायु परिवर्तन कम होगा और पक्षियों की प्रजातियों की संख्या भी बढ़ सकेगी। लंबी दूरी वाले प्रवासी पक्षियों में सर्वाधिक 50% की गिरावट देखने को मिली। कि इतनी लंबी दूरी तय करके भारत में मुख्य रूप से देखने को मिलते थे साइबेरियन पक्षी या ये सब आर्कटिक पक्षी, उनकी गिरावट देखने को मिली है कि पिछले कुछ वर्षों में अब ये संख्या कम होती जा रही है। आर्कटिक में प्रजनन करने के वाले तटीय पक्षी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं और इनकी संख्या में लगभग 80% की गिरावट दर्ज की गई भारत में। और उसी में प्रमुख पक्षी और उनके पर्यावास क्षेत्र को देखेंगे तो एक एंडेंजर्ड श्रेणी देखेंगे और क्रिटिकल एंडेंजर्ड की बात करेंगे। तो देखिए, एक होता है इंडियन स्कीमर, जो कि चंबल, गंगा, महानदी, यमुना, सोन नदियों के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्लैक बेलेट टर्न, जो कि चंबल, महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी, यमुना नदियों के आसपास पाए जाते हैं। अब ये जब आप नदियों में जब भ्रमण करते हैं, नौकायन करते हैं नौका से, तो आप देखेंगे कि नाव के किनारे किनारे आप अगर कोई दाना डालते जाएं तो सफ़ेद सफ़ेद बहुत सुंदर सुंदर पक्षी आपकी नाव के पीछे पीछे घूमते हैं। तो ये भी एक वही पक्षी हैं जो किसी दूसरी जगह से आते हैं और हमारे यहाँ पर्यावास करते हैं। लेकिन अब इन नदियों में भी ये पक्षी देखने को बहुत कम मिलते हैं, टूरिस्ट जगहों पर भी कम मिलते हैं, क्योंकि पर्यावरण की क्षति होने की वजह से इनकी प्रजातियों में भी कमी देखने को मिलती है। वहीं क्रिटिकली एंडेंजर्ड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल है, जो कि राजस्थान, गुजरात में। बंगाल फ्लोरिकन शामिल है, जो हिमालयन की तराई में, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत की घास भूमियों में पाए जाते हैं। और बेयर्ड पोशाच, जो कि आपके असम और मणिपुर की आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं। ZSI की स्थापना 1916 में दोस्तों की गई थी। और अब हम बात करेंगे अनन्य संरक्षण पहल पर रिपोर्ट। अनन्य संरक्षण पहल पर रिपोर्ट, जरा इसको समझते हैं। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने अनन्य संरक्षण पहल पर एक रिपोर्ट जारी की, यानी इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव ICI पर एक रिपोर्ट जारी की है इन दोनों ने मिलकर, GEF ने और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने।
तो रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जो इंडिजिनस पीपल है यानी कि देशज लोग हैं, यानी जो स्थानीय लोग हैं, इनके पास स्थलीय संरक्षित क्षेत्र का 40% और पारिस्थितिकीय रूप से अक्षुण्ण भू क्षेत्र का 37% हिस्सा मौजूद है। तो क्यों ना हम इनसे ही कहें कि ये अपने क्षेत्रों को संरक्षित करें। देशज लोगों द्वारा भूमि प्रबंधन करने पर निर्वनीकरण को कम करने में सरकार के प्रयासों के समान या उससे भी अधिक सफलता मिलती है। यानी अगर हम देशज लोगों को कुछ आर्थिक रूप से मदद करें, सामाजिक रूप से, तकनीकी रूप से अगर हम उनकी सहायता प्रदान करें, तो वो स्थलीय क्षेत्र में लगभग 40% और पारिस्थितिकीय रूप से लगभग 37% को सुरक्षित कर सकते हैं। और निर्वनीकरण यानी कि जंगल को काटने की प्रक्रिया को भी वो कम कर सकेंगे। सरकार से ज़्यादा वो इसमें मदद कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन समन अनुकूलन वित्त पोषण का 1% से भी कम हिस्सा अगर देशज लोगों को प्राप्त होता है, तो मैं कह रहा हूं कि इसके हिस्से को क्या किया जाए, 1% की जगह लगभग 5% कर दिया जाए या 10%। तो इससे क्या होगा, स्थानीय स्तर पे हम देखेंगे कि इनके प्रयास से 40% भूमियों का संरक्षण हम कर सकेंगे। ICI के बारे में देखते हैं तो 2022 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इसे समर्थन प्रदान किया था, क्योंकि उच्च जैव विविधता वाले भू परिदृश्यों, समुद्री परिदृश्यों, प्रादेशिक क्षेत्रों और गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिकी तंत्रों का द्वारा प्रबंधन सुनिश्चित करने और बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करता है। 4 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय कार्रवाई कर सकते हो, वैश्विक IPLC का क्षमता निर्माण कर सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में IPLC का नेतृत्व कर सकते हो और कार्रवाई के लिए समावेशी संरक्षण का ज्ञान भी कर सकते हो। और जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि भारत सरकार की जो पहल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत सामुदायिक रिजर्व की स्थापना की गई और पवित्र उपवन को मान्यता दी गई। ये जो पवित्र उपवन होते हैं, यानी ये स्थानीय समुदायों के एक पवित्र स्थान होते हैं जहाँ पे कुल देवता होते हैं, जहाँ पे वृक्षों की पूजा करते हैं। तो इस माध्यम से भी हम पवित्र उपवनों के माध्यम से स्थानीय समुदाय का सहयोग ले सकते हैं, उन वनस्पतियों को सुरक्षित कर सकते हैं और सामुदायिक रिजर्व की स्थापना करके हम उस कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर देंगे उस क्षेत्र को, कि ताकि कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी जो कम्युनिटी है वो इसमें हस्तक्षेप ना कर सके और वहाँ पे हम उस समुदाय को भी हम सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वहीं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनवासियों को वन के अधिकारों की मान्यता दे दी गई है कि जंगल के असली मालिक वहाँ के रहने वाले जनजाति हैं, जो उसकी सुरक्षा और संरक्षण में पूरा योगदान दे सकेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं, थोरोसारस इंडिकस। थोरोसारस क्या है, यह एक लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डायनासोर है। शाकाहारी डायनासोर है जो राजस्थान के जैसलमेर में इसके जीवाश्म खोजे गए और यह जीवाश्म लगभग 167 मिलियन वर्ष पूर्व पुराना जीवाश्म है, जो डायनासोर की एक नई प्रजाति से संबंधित है, जो कि अभी तक वैज्ञानिक रूप के लिए अज्ञात थी। हालांकि अब तक के सिद्धांतों के अनुसार सबसे प्राचीन जो डायक्रियोसॉरिड जीवाश्म मिला है वो चीन से मिला है। ठीक है, वो लगभग कहाँ से मिला है, चीन से मिला है। और इसका जो नाम रखा गया थोरोसोरस इंडिकस, ये राजस्थान के थार रेगिस्तान के नाम पर रखा गया, जहां से इसके जीवाश्म मिले हैं जैसलमेर से। अब आगे चलते हैं, 5GB1C। 5GB1C यानी कि मिथाइलो 2V माइक्रोबियम ब्यूरिटेंस, इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो 5GB1C है, इसी नाम से पूछेगा प्रीलिम्स में, एक मिथेनोट्रॉफ जीवाणु स्ट्रेन है जो कि मीथेन भक्षी सूक्ष्म जीवी है, यानी जो मीथेन गैस का क्या करेगा, भक्षण करेगा और मीथेन गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करेगा। ये लैंडफिल साइट्स, धान के खेतों, तेल और गैस के कुओं जैसे प्रमुख उत्सर्जन स्थलों से मीथेन को हटाने में सक्षम है। जैसे धान के खेतों में मीथेन मिल रही है आपको, तेल और गैस के कुएं मिल रही है या लैंडफिल साइट्स में मिल रही है, तो ऐसे प्रमुख उत्सर्जन स्थलों से मीथेन को हटाने में ये सक्षम है। वहीं 2050 तक 240 मिलियन टन मीथेन को वायुमंडल में उत्सर्जित होने से रोका जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस की एक प्रमुख घटक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। तो हम मीथेन को रोक सकते हैं इस जो जीवाणु है इसकी सहायता से, क्योंकि ये बैक्टीरिया मीथेन का उपभोग करने के बाद, जैसे ये मीथेन को कंज्यूम करेगा, मीथेन को खा जाएगा, ये बायोमास का उत्पादन करेगा बाद में, जो कि जलीय कृषि में खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये जीवाणु काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मीथेन के उत्सर्जन को रोकेगा, मीथेन का भक्षण करेगा, उसके बाद बायोमास तैयार करेगा, जो एक जलीय कृषि खाद के रूप में काम करेगा। तो इससे मीथेन रुक गई, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम हो गई, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर हो गई। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, जलीय कछुए और स्थलीय कछुए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश और टर्टल
सर्वाइवल अलायंस एनजीओ एक है, इन दोनों ने जलीय कछुओं और स्थलीय कछुओं के संरक्षण के लिए परस्पर सहयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, जलीय और स्थलीय दोनों ही कछुए सरीसृप हैं। जलीय कछुए की कुछ समस्याओं को देखें तो ये कुछ समय या लगभग पूरे समय जल में रहते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं, ये कवच और आवरण यानी कि पतले, अधिक जल गतिशील होते हैं, और फ्लिपर यानी मछली के पंख जैसी इनकी बनावट होती है और समान झिल्लीदार भी होते हैं। जबकि स्थलीय कछुए की बात करेंगे तो मरुस्थल से लेकर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में ये पाए जाते हैं और ये भी शाकाहारी होते हैं। अब इसी के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब हमारा अगला टॉपिक है और ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा, फूजीवारा इफेक्ट। क्या होता है? जब एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे दो हरिकेन या दो चक्रवात करीब आते हैं तो अपने साझा केंद्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमना शुरू कर देते हैं। यानी दो चक्रवात जब एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं, अपने साझा केंद्र के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं। दो चक्रवातों के बीच इस अंतर क्रिया को हम फूजीवारा प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? फूजीवारा प्रभाव कहते हैं। जब दो चक्रवात तीव्र होते हैं तो वो एक दूसरे में विलीन भी हो जाते हैं और एक अति विशाल चक्रवात का निर्माण कर लेते हैं। पहली बार पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखा गया था ये चक्रवातों का विलय यानी अति विशाल चक्रवात, और 1964 में टाइफून मैरी और कैथी का जहां पर विलय हो गया था। हालांकि फूजीवारा इफेक्ट की पहचान सबसे पहले 1921 में जापान के फूजीवारा शहर में, मतलब जापान के फूजीवारा ने की थी, सुकेही फूजीवारा ने की थी। तो फूजीवारा इफेक्ट क्या होता है? जहां पे दो चक्रवात आपस में मिल जाते हैं या नजदीक आके काम करते हैं, तो ये फूजीवारा इफेक्ट होता है जो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा जो कि एनवायरनमेंट का हमने कंप्लीट किया। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम सोशल इश्यूज को कंप्लीट करेंगे, जिसको हम लोग कल की क्लास में पूरा एक ही दिन के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर तरीका आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का और चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक यूट्यूब पर हिंदी माध्यम से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की समस्या दूर हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए उसकी भी लिंक मैंने लगा रखी है नीचे, आप उसे देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।